कर रहे हैं करंट अफेयर्स क्विज की एक सीरीज, जहां पे हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर रूप से हो सके। और साथ ही मंथ के एंड में हम एक मंथली क्विज भी रखेंगे, जिससे कि सारा रिवीजन हमें हो जाए। तो आज हम 9 अप्रैल की इस क्विज से शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें लगभग 19-20 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। तो इन्हें आपको अच्छी तरह याद करना है। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि पूछ रहा है कि UNCTAD प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार निजी AI निवेश में भारत की वैश्विक रैंक क्या है। साधारण भाषा में पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत जो है वो कौन से नंबर पर निवेश कर रहा है, यानी कि भारत की रैंक क्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसका आंसर होगा 10वां, यानी कि 10वीं रैंक है भारत की। पूरे विश्व में 10वें नंबर पे है जो अभी इस वक्त AI पर निवेश कर रहा है। अगला सवाल है कि केरल के किस आदिवासी हस्तशिल्प को हाल ही में भौगोलिक संकेत GI का टैग प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक है कन्नडिप्या, एक है अरनमुला कन्नडी, एक है कसावू साड़ी, या फिर एक है नीलावी लक्कू। आपको पता होगा कन्नडिप्या, अगर आप फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स को आपको पता होगा कन्नडिप्या वो हस्तशिल्प है जिसको GI का टैग मिला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला सवाल है कि कजाकिस्तान ने हाल ही में स्वच्छ तकनीक और रक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण तत्वों के किस समूह का एक बड़ा भंडार खोजा है। इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में कजाकिस्तान ने जो है एक बड़ा भंडार खोजा है, तो वो कौन सा है। आपको पता होगा कि दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज हुई है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। याद रखना है, दुर्लभ मृदा तत्व हैं जो स्वच्छ तकनीक के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो कजाकिस्तान ने खोजे हैं, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद पूछ रहा है कि हाल ही में ब्राजील में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स देशों से जलवायु वित्त जुटाने के लिए बाकू से बेलेम रोडमैप का समर्थन करने का आग्रह किया। तो बताना है कि बाकू से बेलेम रोडमैप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस बात को समझो कि आपको पता है कि 4-5 देश मिले हुए हैं, जिसमें ब्राज़ील है, भारत है, चाइना है, सऊदी अरेबिया है। इन सब की एक मीटिंग हुई है पर्यावरण मंत्रियों की, और वहाँ पे उन्होंने एक रोडमैप जो है वो डिस्कस किया है, उसका समर्थन किया है, बाकू से बेलेम। तो बताना ये है कि बाकू से बेलेम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही के लिए 2035 तक सालाना $1.3 ट्रिलियन जुटाना। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो विकासशील देश हैं, जो अभी डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग देश हैं, उनकी जलवायु कार्रवाई के लिए 2035 तक हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी है कि $1.3 ट्रिलियन हर साल जमा हो जाए, जिससे कि जलवायु का सारा कार्रवाई भी पूरी हो जाए और विकासशील देशों को मदद मिले। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल पूछ रहा है कि हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप का संबंध किस प्रमुख स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट से था। अब आपको पता है कि म्यांमार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है, तो हमें यह बताना है कि इसका संबंध किस स्लिप से था। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जिसमें सैन एंड्रियास, सांगाइन, उत्तरी अनातोलियन और अल्पाइन, चारों ही ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इसका आंसर होगा सांगाइन फॉल्ट। अल्पाइन से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सांगाइन फॉल्ट इसका आंसर है। ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट के नए अवलोकन आश्चर्यजनक वायुमंडलीय गतिविधि दिखाते हैं। तो ये जो ग्रेट रेड स्पॉट है, ये किस प्रकार का तूफान है। मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो प्लैनेट है, उसके ऊपर एक तूफान है जो कई सालों से चल रहा है। सालों से मेरा मतलब है सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से वो चल रहा है। वो जो तूफान है वो लाल रंग का नजर आता है, इसलिए इसको बड़ा सा धब्बा कहा जाता है, ग्रेट रेड स्पॉट। अभी हाल ही में इसके अंदर कुछ एक नए अवलोकन किए गए हैं, उसके अनुसार इसमें कुछ चेंजेस भी देखे गए हैं। तो पूछ रहा है कि ये जो तूफान है ये किस प्रकार का तूफान है। तो ये प्रति चक्रवात है। एक तो चक्रवात चलता है, एक उसकी विपरीत दिशा में प्रति चक्रवात चलता है। तो ये प्रति चक्रवात तूफान है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है कि हाल ही में भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक समझौते CEPA के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। तो पूछ रहा है कि चिली की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखो कितना घुमा रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन तो आपको ऊपर दे रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि चिली की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो चिली की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर आपको कोई बोले कि चिली यानी मिर्ची खाओगे, तो आप कहोगे लाओ। जी हाँ, तो लाओ से आपको याद रह जाएगी सबसे लंबी नदी लाओ। इसके बाद पूछ रहा है कि हाल ही में देवराय प्रथम के शासनकाल की तांबे की प्लेटों का एक सेट अनावरण किया गया,
जो 15वीं शताब्दी में संगमा राजवंश के शासन पर प्रकाश डालता है। संगमा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऊपर आपको एक जानकारी दी गई है जो अभी हाल ही में हुई है, और सवाल क्या पूछ रहा है, संगमा राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ वंशों वाली वीडियो पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि संगमा राजवंश जो है उसके दो स्थापक थे, एक हरिहर थे और एक बुक्का थे, बुक्का प्रथम। तो दोनों को आपको याद रखना। इसके बाद 9वें नंबर पे है कि हाल ही में चंद्रयान 3 की CHASTE जांच ने चंद्रमा के ताप भौतिक गुणों का अध्ययन करने के लिए शिव शक्ति लैंडिंग स्थल पर चंद्र सतह में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि CHASTE का पूर्ण रूप क्या है। तो पहले तो एक बात समझ लो कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है वो गया था, तो चंद्रयान 3 के अंदर कुछ एक मशीनें डाली गई थी जिसको आप पेलोड कहते हो, वहाँ की भाषा में पेलोड कहते हो, साइंस की भाषा में। तो जो चेस्ट है यहाँ पे वो एक मशीन है एक टाइप की, जो वहाँ पे गई है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि चेस्ट जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, और ऊपर आपको दे रखा है कि ताप भौतिक गुणों का अध्ययन करने के लिए। तो सवाल का जवाब सवाल के अंदर ही दे रखा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी नज़र आ रहा होगा कि चांद की सतही ताप भौतिकी प्रयोग करने के लिए इसको वहाँ भेजा गया है। तो चेस्ट क्या है? ताप भौतिकी प्रयोग करने की एक मशीन है। तो सी इसका आंसर होगा। अगर आप गौर से सोचोगे, सवाल को ढंग से पढ़ोगे, तो सवाल में ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वाइब कोडिंग शब्द सिलिकॉन वैली में चर्चा का विषय बन गया है। वाइब कोडिंग के पीछे मुख्य अवधारणा क्या है? इस बात को समझो कि एक शब्द है वाइब कोडिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो प्राकृतिक भाषा संकेत होते हैं उनके माध्यम से एक ऐप कोड तैयार करना है, और उसके लिए AI का इस्तेमाल करना है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है प्राकृतिक भाषा संकेतों के माध्यम से। तो इसे आपको याद रखना है, वाइब कोडिंग। इसके बाद 11वां सवाल है कि हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आर्कटिक परिषद चर्चा में थी। तो पूछ ये रहा है कि आर्कटिक परिषद में कितने सदस्य देश हैं। तो आपको पता है 8 सदस्य देश हैं। ये बात तो बहुत बार बताई है मैंने भी बताई है, और कहीं पे आपने सुनी भी होगी कि 8 सदस्य देश हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद 12वें प्रश्न के अंदर भी आपको एक डिटेल दे रखी है, एक जानकारी दे रखी है, और नीचे पूछ रखा है एक सवाल। तो देखो, हाल ही में नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में भूमि अनुदान पर चिंता जताई गई, जिससे कि पर्यावरणविदों और वन अधिकारियों ने विरोध किया है। क्योंकि वहां पे चिंता जताई गई है तो विरोध भी हुआ है। पूछ ये रहा है कि नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ऐसे सवालों में अगर आप सीधे नीचे वाला हिस्सा पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप बताओ कि नागरहोल कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, हमको मालूम है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कर्नाटक और नागरहोल एक है। जो नेशनल पार्क की वीडियो है वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। अगले प्रश्न में भी आपको एक जानकारी दी गई है कि नैनी झील में 5 साल में सबसे कम जलस्तर 4.7 फीट दर्ज किया गया है। पूछ रहा है कि नैनी झील कहाँ स्थित है। ये जो नैनी झील है यही नैनी तालाब भी है, जिसको नैनीताल कहा जाता है। तो नैनीताल कहाँ पे? उत्तराखंड में है, सीधी सी बात है। नैनी का नाम पढ़ते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। अभी अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि INSV तारिणी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पहुंच गई है, जो भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों का चौथा और अंतिम पड़ाव है। तो पूछ ये रहा है कि INSV तारिणी किस पहल से जुड़ी हुई है। तो आपको पता है नाविका सागर परिक्रमा II, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। बिल्कुल ही हाल ही की बात है। लोग जो है सागरमाला या फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नाविका सागर परिक्रमा II, तो इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जैव अर्थव्यवस्था में संभावित वृद्धि बताई गई है। तो पूछ रहा है कि जैव अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो देखो, जैव अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पौधों और जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जैविक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कोई नई बात नहीं है कि पैसा कमाने के लिए जानवरों का भी इस्तेमाल करो, पेड़ पौधों का भी इस्तेमाल करो, जंगल नष्ट कर दो, तो वृद्धि तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वो वृद्धि है। हालांकि इसमें सब कुछ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, जैसे जैविक संसाधन बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। अगर आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो इसका फ़ायदा जंगलों को भी मिलता है।
लेकिन कभी कभी लोग अपने स्वार्थ में आके जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं, जैसा कि अभी हाल ही की खबर आपने सुनी भी होगी। तो वो चीज़ गलत हो जाती है, ऐसी वृद्धि किसी काम की नहीं है। तो हमेशा हमको बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगला सवाल है कि हाल ही में नासा ने बताया कि 29 मार्च 2025 को आंशिक सूर्य ग्रहण हुआ, जो यूरोप, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में दिखाई दिया। तो पूछ रहा है कि आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है। तो देखो, आंशिक सूर्य ग्रहण सिंपल सा ये तस्वीर देख के आप बता सकते हो कि जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढकता है तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस तस्वीर से आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि चंद्रमा हर बार पूरी तरह नहीं ढकेगा, पूरी तरह ढकेगा तो पूरा सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ये जो है आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो इसे आपको याद रखना है कि क्या होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। इसके बाद अगले प्रश्न में भी आपको एक जानकारी दी गई है कि हाल ही में हुए एक जीव सर्वेक्षण में केरल के करीमपुजा वन्यजीव अभयारण्य में ओडोनेट्स, तितलियों और पक्षियों की 63 नई प्रजातियों की सूचना दी गई है। तो पूछ ये रहा है कि करीमपुजा जिस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है उसका नाम क्या है। 4 आपको नाम दे रखे हैं। सुंदरबन जो है वो बंगाल की तरफ है, आपको पता है। केरल की बात हो रही है तो सीधे आपके दिमाग में नीलगिरी का नाम आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो नीलगिरी होगा। सुंदरबन तो वैसे भी बंगाल की तरफ है, नंदा देवी नॉर्थ में है, आपको पता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर जो है वो नीलगिरी ही होगा। तो इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में भी आपको जानकारी दी गई है कि हाल ही में लोकसभा ने गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो पूछ ये रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। वर्गीस कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। त्रिभुवन दास पटेल, यही इसका आंसर होगा, बी आंसर होगा। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं, तो सीधे सीधे त्रिभुवन दास पटेल का नाम आप लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद एक आखिरी प्रश्न है जो पूछ रहा है कि हाल ही में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में भारी इन्वेस्ट किया है। किसके तहत? फुल्ली एक्सेसिबल रूट FAR के माध्यम से लगभग 51,730 करोड़ रुपए का निवेश किया है, 6 बिलियन का। तो पूछ ये रहा है कि जो FAR है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विदेशी निवेशक होते हैं उनको सरकारी प्रतिभूतियों तक अप्रतिबंधित पहुंच की अनुमति देना, कि भाई इनकी जो पहुंच है वो अप्रतिबंधित हो जाए। तो इसके लिए FAR का रास्ता अपनाया गया है, फार एक्सेसिबल रूट। तो इसे आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये क्विज पूरा होता है, जिसमें लगभग 19 प्रश्न हैं। ये सब हाल ही की घटनाएं हैं। इसमें कुछ एक जानकारियां दी गई हैं, उनको स्पेशल रूप से आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल उन्हीं से बनता है। अब आप देखेंगे कि पहले जानकारी दे दी, फिर कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे ही प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। तो अगर आपने पहले भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज़ का